Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. Welcome to our lecture 5 of foundation course. हमारा चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 2 चैप्टर 3 हमारा चल रहा है. ऑलमोस्ट आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों. हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो रह गया है, जो कि रीजनलिज्म है, और रीजनलिज्म के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे जो है वो कवर कर लेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर हमारे इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं रीजनलिज्म के. बच्चों रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ. हमारी एक कंट्री है, अब कंट्री के अंदर हमको अच्छे से पता है कि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है उसके अंदर डिवाइड हुई है, राइट. तो जो हर एक अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं उनका कुछ ना कुछ सोशल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जिसके बेसिस पे हमारे कंट्री में स्टेट्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं. अब उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी है हमारे पास. तो ये जो यूनियन टेरिटरीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और कहीं ना कहीं ये भी क्या हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है कोई ना कोई हिस्टोरिकल या सोशल बैकग्राउंड से रिलेशन रखते हुए. तो यहाँ पर हम बात करने वाले आज रीजनलिज्म की अलग अलग स्टेट के बारे में, और क्या इम्पैक्ट होता है जब इस स्टेट में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए, या अगर कोई कल्चरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके का एक स्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम एक नेशन को अफेक्ट कर सकता है, हम वो इस टॉपिक में देखेंगे. तो आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं. वेबस्टर्स डिक्शनरी डिफाइंस रीजनलिज्म एज डिवीजन ऑफ अ कंट्री. तो यहाँ पर बात चल रही है कंट्री को डिवाइड करने की, डिवीजन ऑफ अ कंट्री. अब ये जो कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, छोटे 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 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में, जिसको हम बुलाते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, रीजनलिज्म रेफर्स टू लॉयल्टी ऑफ पीपल टू अ पर्टिकुलर एरिया. रॉयल्टी ऑफ अ पीपल यानी कि जो यहाँ के जो लोग हैं, रीजनलिज्म का मतलब होता है लोगों की जो वफादारी होती है एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं, एक स्टेट में और एक कंट्री के अंदर. यानी कि पहले कंट्री है, उसके बाद हमारा स्टेट है, एंड देन यू हैव अ पर्टिकुलर एरिया इनटू दैट स्टेट, राइट. यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन कल्चर, जहाँ पर एक कॉमन कल्चर और लैंग्वेज होता है, हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड भी होता है. बच्चों जैसे मैंने बोला आपको, स्टेट्स जो हमारी कंट्री में फॉर्म होते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड. तो यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको क्या बोला जा रहा है कि कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज होती है वहाँ पर. जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज दैट इज मराठी, राइट. सिमिलरली गुजरात में गुजराती है, उड़ीसा में ओरियाई लैंग्वेज है, वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज है. तो हर एक स्टेट के अंदर अपना कॉमन कल्चर और कॉमन लैंग्वेज जो होती है वो फॉलो होती है, और वहाँ के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, लॉयल होते हैं अपने उस स्पेसिफिक रीजन की तरफ जिसको वो बिलोंग करते हैं. Now, at times, regionalism tends to pose a danger to the national unity. अब ये जो regionalism है जहाँ पर हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स की, कहीं ना कहीं ये एक डेंजर भी क्रिएट कर लेता है. किसके लिए, हमारी नेशनल यूनिटी के लिए, हमारी जो नेशनल एकता है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि रीजनल लॉयल्टी जब कि हम बात करते हैं रीजनल लॉयल्टी की, बिकम्स द गाइडिंग पैशन एंड ओवरराइड्स ऑल नेशनल कंसिडरेशन. जब हम अपने स्टेट की तरफ लॉयल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है वो नेशन का इंटरेस्ट जो है, नेशन की अच्छाई के बारे में, नेशन के लिए क्या अच्छा होगा हम उसके बारे में बाद में सोचते हैं. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने उस स्पेसिफिक रीजन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं नेशन के इंटरेस्ट को हम हार्म कर देते हैं यहाँ पर. अब ये क्यों होता है, ये हम हर एक सिटीजन पहले नेशन के बारे में सोचता है, अग्री, उसके बाद अपने स्टेट के बारे में सोचता है. यहाँ पर ये जो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ये कुछ सेल्फिश, कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो रीजन्स को भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर पॉलिटिक्स जो है वो खेलते हैं. फ्रॉम वेरियस रीजन्स हैव सॉट टू बिल्ड अप अ रीजनल बेस फॉर देम एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी. यानी कि नेशन की एकता के बारे में नहीं सोचते हुए अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो फुलफिल करने के लिए जो सेल्फिश पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो इस रीजनलिज्म का फायदा उठाते हैं. एट टाइम्स इवन विद इन लार्ज स्टेट सच एज महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एट टाइम्स इवन विद इन लार्ज स्टेट सच एज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सर्टन रीजन्स टेंड टू गेट निगलेक्टेड. कुछ ऐसे रीजन्स है जिसको निगलेक्ट किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे हैं इसमें जिसको क्या किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है इन स्टेट्स के अंदर. एंड अदर्स गेट डेवलप्ड, और कुछ अदर एरिया, अगर हम बात करें सिर्फ हमारे महाराष्ट्र की, ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ हमारे महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि ये एक स्पेसिफिक रीजन है, इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसको इग्नोर किया जा रहा है. हालांकि ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है.
इन महाराष्ट्र देर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन फॉर डेवलपमेंट इन सेंट्रल महाराष्ट्र रीजन, यानी महाराष्ट्र में बोला जा रहा है सेंट्रल महाराष्ट्र रीजन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें सेंट्रल महाराष्ट्र रीजन एंड मुंबई, ऑफ कोर्स मुंबई जो है वो डेवलपमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे, वेयर एज द डेवलपमेंट इन रीजन्स लाइक कोंकण एंड मराठवाड़ा इज क्वाइट लैकिंग। अगर हम बात करें इन एरियाज़ की, इन रीजन्स की हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तो कोंकण एंड मराठवाड़ा जो है वहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है इन रीजन्स को निगलेक्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। Now, the underdeveloped regions are neglected and are treated as refugee regions. तो इन लोगों को जो है वो refugee regions की तरह बनाकर रखा हुआ है, जिसकी तरफ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म जनरेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये सबसे ज़्यादा ये जो रीजनलिज्म, एक स्पेसिफिक रीजन को लेकर जो हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और इसी स्पेसिफिक रीजन को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं बिटवीन रीजन्स। चांसेस है कोंकण एंड मराठवाड़ा जो है इनका जो है सेंट्रल महाराष्ट्र जो है उसके साथ क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस हो सकता है, क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट की तरफ है और वो डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। एट टाइम्स द रीजनल इंटरेस्ट में इवन क्लैश विद नेशनल इंटरेस्ट। अब रीजनल इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट यानी कि नेशन के बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं रीजनल इंटरेस्ट अपना खुद का रीजन का डेवलपमेंट सोच रहा है, लेकिन नेशन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडुज अपोजिशन फॉर हिंदी हैज हैम्पर्ड। अब तमिलनाडु ने क्या किया था, अपोज किया था किसके लिए, हिंदी के लिए, कि हिंदी जो है वो हमारे स्टेट में इंप्लीमेंट करोगे तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया से अपने आप को अलग कर देंगे। हैज हैम्पर्ड द एफर्ट्स ऑफ पॉपुलराइजिंग द हिंदी लैंग्वेज इन दैट स्टेट। अब हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, राइट। तो यहाँ पर तमिलनाडु ने क्या बोला कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आप डिक्लेयर मत करो, हमारे स्टेट्स में हमको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, हम वही बोलेंगे। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जब बिल पास हुआ उसमें अमेंडमेंट्स आए, चेंजेस आए, और फिर बाद में क्या बोला गया कि चलो भाई ठीक है, आप अपने इंटर स्टेट अफेयर्स के लिए अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका यूज़ कर सकते हो, और सेकेंडरी लैंग्वेज जो है आप हिंदी या इंग्लिश जो है वो रख सकते हो। अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पर रीजनलिज्म बोल रहा है हमको कि नेशन की जो इतनी ऐसी लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया था, तो उस लैंग्वेज को और ज़्यादा हम प्रमोट करने की बात करेंगे ना, और ज़्यादा सोचेंगे हिंदी को और ज़्यादा लोग बोलने चाहिए। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु ने एक एजुटेशन चालू कर दिया था, अपोज कर दिया था इस चीज़ को कि हमको हिंदी जो है वो अपनी लैंग्वेज नहीं रखनी है, हम हमारी इंटर स्टेट अफेयर्स के लिए इंटर स्टेट रीजनल लैंग्वेज ही रखने वाले हैं, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों, उसकी वजह से हिंदी को उन स्टेट्स में पॉपुलराइज नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होता है, इसी रीजन की वजह से हमारी जो भाषा है वो एक्सटिंक्ट होते जाती है, ख़त्म होते जाती है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स डू डैमेज द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। अब रीजनल, क्योंकि रीजन अपने बारे में ही सोच रहा है, स्टेट अपने बारे में ही सोच रहा है, नेशन के बारे में नहीं सोच रहा है, कहीं ना कहीं नेशन की इंटीग्रिटी और उसकी यूनिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। Extreme form of regionalism may help some politicians to establish their leadership and influence over the local people, but it is not in the interest of a nation. For instance, the demand for Khalistan Bodoland has affected the unity and integrity of India. तो basically जब कोई region डिमांड करता है कि हमको अलग सा स्टेट डिक्लेयर कर दो, हमको अलग सी कंट्री ही डिक्लेयर कर दो, तो इंडिया से अलग होने जा रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो क्या कर रहा है, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, खालिस्तान और बोडोलैंड के लिए डिमांड किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जब ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं तो नेशन का इंटरेस्ट उससे हार्म हो जाता है, हैम्पर हो जाता है। नेक्स्ट दैट इट इज सेइंग रीजनलिज्म कैन कॉज इंटर स्टेट टेंशंस एंड confrontation. Border issues such as बेलगांव बॉर्डर इशू बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अब बेलगांव बॉर्डर जो है वो ऐसी बॉर्डर है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका दो स्टेट्स के बीच में आती है, तो बेलगांव बॉर्डर इश्यूज है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका हैड क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ बेलगांव। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो बेलगांव में रह रहे हैं ऑलरेडी, इस रीजन में रहने वाले लोगों को हमेशा एक टेंशन, एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा कि अगर किसी तरीके के वायलेंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट्स होते हैं, तो जो बेलगांव के लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि दो स्टेट्स के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चल रहा है। फॉर्चुनेटली द इशू हैज़ नाउ बिन रिजॉल्व, लेकिन अब ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। लाइक वाइज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर बच्चों याद रखना, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, या तो ट्रू और फॉल्स या तो फिल इन द ब्लैंक्स में। अब कावेरी रिवर के ऊपर भी दो स्टेट्स को लेकर प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी, दैट वाज बिटवीन कर्नाटका एंड योर तमिलनाडु, हैज़ क्रिएटेड अ मेजर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट।
तो दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया एंड बोथ द स्टेट्स हैव विटनेस्ड एजिटेशंस एंड राइट्स। अब इस चीज़ की वजह से एजिटेशंस और दंगे भी होने शुरू हो गए थे विच इन टर्न अफेक्टेड पीस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ वाटर डिस्प्यूट ओवर कृष्णा रिवर। अब वाटर डिस्प्यूट जो हुआ था वो कौन से रिवर को लेकर हुआ था? कृष्णा रिवर को लेकर हुआ था इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो इन तीन स्टेट्स के बीच में किसको लेकर वाटर डिस्प्यूट हुआ था? कृष्णा रिवर को लेकर। अगर कावेरी रिवर को लेकर पूछा गया बच्चों तो हमको याद रखना है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो है वो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो गया था। तो ये होता है बच्चों आपका रीजनलिज्म, जहाँ कहीं ना कहीं दो रीजन्स के बीच में आपस में नेशन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते हुए अपने ही रीजन का, अपने ही स्टेट का फ़ायदा सोचते हुए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट्स, एजुटेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमने प्रॉब्लम तो देख लिया बट नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन एज वेल। So the next topic says measures suggested for resolving regional conflict। अब क्या ऐसे मेजर लिए जा सकते हैं इन प्रॉब्लम को, रीजनलिज्म की कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए? अ कोऑपरेटिव स्पिरिट मस्ट बी डेवलप बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स। फॉर दिस पर्पस पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर्स एज वेल एज मीडिया शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल। तो एक कोऑपरेटिव स्पिरिट का मतलब होता है यहाँ पर आपस में मिल बांट कर रहने की जो स्पिरिट है वो डेवलप होना लोगों के अंदर ज़रूरी है और ये चीज़ें जो है वो तभी डेवलप हो सकती है। एक तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मीडिया इस तरीके का कुछ लेकर आ जाए लोगों के सामने जहां पर आपस में पहले तो दो स्टेट्स के बाद साथ में बैठकर बात कर लो और उसी के साथ साथ मीडिया अगर ऐसा कोई व्हाट डू वी से कंटेंट लेकर आ जाए लोगों के सामने जहां पर वो अगर इन रीजन्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर दे सकता है तो डेफिनेटली उनको क्या करना चाहिए? ऐसा कोई कंटेंट जो है वो लेकर आ जाना चाहिए। उसी के साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों जब बात आती है आपकी इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स जो है ये उस रीजन के लीडर्स होते हैं जहाँ पर लोग उनकी बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। स्पेशल इंसेंटिव्स मस्ट बी गिवन टू इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर सेटिंग अप यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज। अब ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं जो अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं ऐसे कोई बैकवर्ड एरिया में जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा कोंकण, मराठवाड़ा ऐसे रीजन है महाराष्ट्र के जो ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसी जगहों पर जाकर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़े बड़े अगर अपना यूनिट सेटअप कर देते हैं बैकवर्ड एरियाज़ में तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव जो है वो दे सकती है, टैक्सेस में कुछ एग्जम्पशंस दे सकती है उनको, या फिर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर अपना एग्जम्पशंस दे सकती है, या इंपोर्ट ड्यूटीज पे करने पे, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने पे उनको डिस्काउंट दे सकती है। तो ये सारे इंसेंटिव्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट दे सकती है। अभी प्रेजेंटली बोला जा रहा है मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग स्पेशल इंसेंटिव्स सच एज, अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जो टैक्स हॉलीडे देती है, कैश सब्सिडी देती है फॉर सेटिंग अप यूनिट्स इन बैकवर्ड एरिया। अगर आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो, आप अपने बिजनेस के कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप कर लेते हो इन बैकवर्ड एरियाज में, तो वो यूनिट सेटअप करते हो तो आप उस एरिया का डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा रहे हो क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हो, कहीं ना कहीं वो बैकवर्ड एरिया को सुधारने का आप काम कर रहे हो। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग यू सो मेनी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन अ ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब इसी के साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो बच्चों सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, क्योंकि कोई भी स्टेट हो, भले कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो या केरला हो, किसी भी साउदर्न स्टेट्स हो या नॉर्दर्न स्टेट्स की हम बात करें, आखिर में ये स्टेट्स तो है हमारी कंट्री के अंदर ही ना, इंडिया का ही एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए? ये नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए। Both the central and state government should pay greater attention to the development of backward regions rather than concentrating on selective well-developed regions। अब यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों को ही ध्यान देना चाहिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए किस चीज़ की तरफ? बैकवर्ड रीजन्स को इम्प्रूव कैसा किया जाए। अगर ऐसा कोई रीजन है महाराष्ट्र का फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सेंट्रल महाराष्ट्र का रीजन देखा ऑलरेडी डेवलप है, मुंबई ज़्यादातर डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फोकस उन एरियाज पे करना चाहिए जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मस्ट बी पॉपुलराइज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी
यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदी में बच्चों हमने कई बार सुना है अनेकता में एकता होती है, राइट। तो अलग अलग कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, लेकिन फिर भी हम उन सब के साथ में रह सकते हैं। तो ऐसे जो कल्चर है उसको सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज करना चाहिए। तो ये जो चीज़ बच्चों पॉसिबल है, किस चीज़ के माध्यम से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में जहाँ पर आप एजुकेशन अपना परस्यू करने जाते हो। उसी के साथ में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस एंड सोशल प्लेसेस है। दिस कैन बी डन बाय कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अथॉरिटीज़। तो जिनके हाथों में अथॉरिटी दी गई है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को संभाले रखे हुए हैं, उन्हीं के साथ साथ सोशल लीडर्स भी है, पॉलिटिकल लीडर्स भी है, और बच्चों रिलीजियस लीडर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स की बात उनके जो रिलीजन के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो ज़्यादा सुनते और मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी बुलाना चाहिए और इनको भी बताना चाहिए कि आप अपने रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक नेक और अच्छा काम जो है वो कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, रीजनलिज्म के ऊपर, जहाँ हमने देखा कि किस तरीके से स्टेट्स अगर आपस में ही इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं नेशन के इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है कैसे, जब हम बैठकर इन चीज़ों के बारे में बातचीत करें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेना चालू करें, उसी के साथ साथ उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपना इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो कुछ यूनिट, सर्टन स्पेसिफिक यूनिट्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं इन बैकवर्ड एरियाज़ में, जिसको सेटअप करने की वजह से गवर्नमेंट उनको टैक्स हॉलीडेज दे सकती है, कैश सब्सिडी दे सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ एग्जेम्पशंस दे सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली ये रीजनलिज्म की वजह से जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कुछ हद तक हमारे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो बनी रह सकती है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेजर्स जो कि हम ले सकते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। अब इसी के साथ साथ और 3-4 पॉइंट्स है बच्चों, जो बोलता है देयर शुड बी कंटिन्यूस डायलॉग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस। अब ये जो स्टेट्स हैं इनके बीच में आपस में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इंटरेक्शंस भी होते रहने चाहिए। स्टेट्स के बीच में भी क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इंटरेक्शंस होने चाहिए, जिसकी वजह से एक स्टेट का जो रिलेशन होता है आपस में काफ़ी अच्छे से मेंटेन होकर रह सकता है। एज फार एज इंटर रीजनल डेवलपमेंट विद इन द स्टेट्स इज कंसर्न, द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर मस्ट बी मेड अकाउंटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। अब जो स्टेट होते हैं वहाँ पर इंटर रीजनल, एक स्टेट के अंदर ही एक रीजन, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर कौन सा रीजन, मराठवाड़ा और कोंकण रीजन है। अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं उस रीजन के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसको और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है किस चीज़ की, कि आप अपने उस रीजन की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी आप उठाओगे। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है, भाई हमने कोई ना कोई ऑफिसर जो है वहाँ बिठा रखा है, उसको दे दिया है काम देखभाल करने के लिए, तो उनको पैसे देने की भी ज़रूरत है। स्टेट ऐसे ही तो नहीं चलेगा, रीजन ऐसे ही तो डेवलप नहीं होगा। तो ये जो पैसे देने का काम है बच्चों, ये कौन करेगा, ये हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। एंड देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब इसी के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा देकर काम खत्म नहीं होता है, उनको क्या करना है, उनको आपस में कम्युनिकेट भी करना है, एक तालमेल भी बनाए रखना है इस चीज़ का कि जो फंड्स वो दे रहे हैं क्या वाकई में वो फंड्स डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रीजनलिज्म। बच्चों अब आते हैं हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। कास्ट फैक्टर इज मोर प्रोमिनेंट अमॉन्ग द डैश देन एनी अदर कम्युनिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कास्ट फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिसमें फॉलो होता है, तो बिकॉज वी हैव अ मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज, तो हिंदूज में कास्ट फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा है। Dash of the Indian Constitution states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden। तो बच्चों मैंने आपको बोला था अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस ख़त्म किया था तो वो ख़त्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने, और वो राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने सती का प्रैक्टिस अबॉलिश किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 के तहत बताया है कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। तो आर्टिकल 17 इज़ द करेक्ट आंसर। The dash guaranteed equal access in several spheres such as legal process, education and public employment। तो बेसिकली इसको बोला जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स।
द डैश आर गाइडलाइंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड फॉर अचीविंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब गाइडलाइंस जो दी जाती है बच्चों, याद रखना गाइडलाइंस जो होती है वो किसके लिए होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किसके लिए होता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जो पॉलिसी बनी है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, जिसको गाइडलाइंस बोला जाता है। द डैश स्कीम हैज़ इम्प्रूव्ड एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। बच्चों हमको याद होगा गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोग जो है वो स्कूल में अपने आप को रजिस्टर करवा ले, एनरोल करवा ले, तो उसके लिए मिड डे मील स्कीम जो है वो लेकर आए थे। Next it says that at times dash leads to violence and lawlessness in the society. तो coordination और cooperation तो society में किसी तरीके का violence create नहीं करेंगे बच्चों, so the correct answer is conflict. Now dash is a belief or an ideology. अब एक belief और एक ideology है जो कि social, political and religious group that their religion and practices are superior to those of the other. बच्चों जहाँ भी religion की बात आएगी और जहाँ भी ऐसा लिखा होगा कि हमारा religion जो है दूसरों के religion से best है, ऐसा अगर किसी का belief या ऐसी कोई ideology रखता है तो उसको हम बोलते हैं communalism. ड्यू टू डैश देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। किस चीज़ की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की वजह से, जो कि कास्टिज्म है। Dash refers to loyalty of people to a particular area within a state or a country, usually characterized by common culture and language or historical and social background. तो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है हमारी पर्टिकुलर एरिया की, या विद इन अ स्टेट के अंदर हम किसी रीजन की बात कर रहे हैं, या कंट्री के अंदर किसी स्टेट की बात कर रहे हैं जो कि उसके हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने अभी ये टॉपिक को जस्ट कंप्लीट किया बच्चों, याद रखना है, वो है हमारा रीजनलिज्म। The underdeveloped regions in India are neglected and are treated as, जो हमने अभी अभी देखा underdeveloped regions जो है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, we are treating them as refugee regions. एंटी हिंदी एजिटेशंस टुक प्लेस इन, एंटी हिंदी यानी हिंदी के अगेंस्ट जो चले गए थे तो इतने सारे वायलेंस क्रिएट करने लग गए, तो राइट्स क्रिएट करने लग गए, तो वो जो शुरुआत हुई थी वो सदर्न स्टेट्स ने शुरुआत की थी। द डैश बॉर्डर डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कौन सी बॉर्डर को लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो बेसिकली बेलगांव बॉर्डर जो है वो उसको लेकर चल रही थी। नेक्स्ट है बेलगांव बॉर्डर इशू डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनलिज्म। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है, दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बच्चों, तो वो एग्जांपल है रीजनलिज्म का। Dash refers to attachment towards one's own region. तो again the answer is regionalism. Demand of sons of soil is regionalism. Sons of soil basically आपकी loyalty जो है उस particular area से है, उस particular state से जहाँ पर आप belong करते हो, तो उसको हम बोलते हैं regionalism. देर इज़ अ वाटर डिस्प्यूट। अब वाटर डिस्प्यूट अगर था दो स्टेट्स के बीच में बच्चों, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में था, तो वो कौन से रिवर को लेकर था, कृष्णा रिवर को लेकर था, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ। डैश इज़ अ सोल्यूशन टू कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के लिए सोल्यूशन जो है वो क्या है, पेट्रियोटिज्म इज़ द राइट आंसर। पेट्रियोटिज्म यानी कि हम यहाँ बात करते हैं देशभक्ति की। कास्ट सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ डैश स्ट्रैटिफिकेशन। कास्ट सिस्टम जो है बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, क्योंकि सोसाइटी में हमने क्या किया है, डिवीजन किया है, क्लासिफिकेशन किया है, तो वो होता है हमारा स्ट्रैटिफिकेशन। स्केड्यूल कास्ट आर नॉट फाउंड इन। स्केड्यूल कास्ट कौन से स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा नहीं देखने मिलेंगे, दैट इज द स्टेट ऑफ मिजोरम। द डिस्प्यूट ओवर चंडीगढ़, बेलगांव, कासरगोड बिटवीन रिलेटेड स्टेट्स आर एग्जाम्पल। अब ये जो स्टेट्स का नाम दिया और इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज योर रीजनलिज्म। डैश अराइजेज आउट ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात है, यानी रिलीजन को लेकर मुद्दा आ गया यहाँ पर, तो वो आंसर आता है हमारा कम्युनलिज्म। नेक्स्ट इज डैश वॉज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना जो है उसको क्या किया है, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक सेपरेट स्टेट जो है वो फॉर्म कर दिया गया है। Next that we have is true or false. State whether the following statements are true or false. Now, in India, Dalits face difficulties in getting opportunities in the lucrative private sector job. Dalits को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है, डिफिकल्टीज प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के लिए। इज द आंसर ट्रू? यस, द आंसर इज ट्रू। सिस्टम प्रमोट्स सोशल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि सिस्टम जो है हमारा वो क्या प्रमोट करता है, सोशल प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एट ऑल, द प्रेजेंट सिस्टम इज नॉट एट ऑल प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल प्रोग्रेस। इंडिया हैज़ बिन पैसिव टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। पैसिव मतलब इंडिया जो है इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन से लड़ने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली नहीं, आज भी इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, आज भी सोशली हमने कुछ लोगों को एक्सक्लूड करके रखा है। सो द आंसर इज फॉल्स।
The government of India has protected and promoted the interest of SCs and STs. Yes, गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SC और ST जो है स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे मेजर्स जो है वो लिए हैं. कम्युनलिज्म इज अपोज टू सेक्युलरिज्म. ट्रू. नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय MNCs. The answer is true. The politicization of caste factor is an important factor contributing to peace and harmony in the society. यानी caste factor को लेकर आने की वजह से society में peace and harmony होती है, which is false. Majority of people belonging to poor backward caste are not in a position to avail special facilities and benefits. So the answer is true because बहुत सारे backward caste के लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी facilities जो है उनको नहीं मिलती है. They are not in a position to avail such benefits. रीजनलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ अ कंट्री इनटू स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स. ये हमने अभी अभी कंप्लीट किया, तो आंसर इज ट्रू. रीजनलिज्म कैन कॉज इंटर स्टेट टेंशंस एंड कन्फ्रंट्रेशन. सो द आंसर इज ट्रू अगेन. इन इंडिया द रूट्स ऑफ कास्ट सिस्टम आर फाउंड इन हिंदुइज्म. ट्रू. कास्ट सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी. कास्ट सिस्टम से यूनिटी आती है इंडियन सोसाइटी में. यूनिटी यानी एकता. डेफिनेटली द आंसर इज फॉल्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट टेकन एफर्ट्स टू प्रिवेंट इकोनॉमिक एंड कास्ट इनइक्वालिटी. यहाँ पर बोला जा रहा है इकोनॉमिक और कास्ट इनइक्वालिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने किसी तरीके का मेजर या स्टेप नहीं लिया है. आंसर इज फॉल्स. देयर आर सर्टन आर्टिकल्स जो हमको बोलते हैं कि वी शुड नॉट गो हेड विद इनइक्वालिटी इन एनी फॉर्म. आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी कार्व्ड आउट ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन द कंट्री. यानी आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पर सबसे पहले अलग होने के लिए तैयार था. तो आंसर इज ट्रू. Dispute over the use of water resources of 4 important rivers, namely Yamuna, Narmada, Krishna and Kaveri, is purely environmental. फॉल्स. यहाँ पर बोला जा रहा है वाटर रिसोर्स के ऊपर जो डिस्प्यूट होता है वो एनवायरमेंटल होता है. नहीं, दैट इज रिलेटेड टू योर स्टेट, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रीजनलिज्म. इन इंडिया द स्टेट्स आर फॉर्म्ड मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. स्टेट्स जो बने हैं वो ज़्यादातर लैंग्वेजेस के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं. समवेयर द आंसर इज ट्रू. Sons of soil demand is the example of communalism. False. Sons of the soil is an example of regionalism and not communalism. Caste system has created an egalitarian society, so the answer is false. The legendary leader Potti Sriramulu took fast unto death for a separate state for Telugu speakers. यानी कि यहाँ जो legendary leader का नाम दिया गया है तो उसने क्या बोला था, उसने जो हम फास्ट करते हैं टिल द टाइम वी डाई, तो क्यों करते हैं हम ये, ताकि हमको एक सेपरेट स्टेट जो है वो तेलुगु स्पीकर्स को जो है जो तेलुगु लैंग्वेज में बात करते हैं उनको अलग से एक स्टेट जो है वो दे देना चाहिए. तो ये जो फास्ट किसी ने किया था, भूख हड़ताल जो किसी ने किया था जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु, तो इन्होंने ऐसा एक फास्ट रखा था. तो आंसर इज ट्रू. सन्स ऑफ द सॉइल थियरी इम्प्लाइज जॉब्स फॉर ऑल इन अ स्टेट. फॉल्स. सन्स ऑफ द सॉइल बेसिकली आपकी लॉयल्टी होती है एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर. रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स डू नॉट डैमेज द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन. फॉल्स. रीजनल अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो इट डज डैमेज द इंटीग्रिटी एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री. सो दिस स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 3. और चैप्टर 3 के साथ साथ हमने जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिया है. लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रीवियस लेक्चर्स की, आप जाकर चेक कर सकते हैं. एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी और सजेशंस यू कैन, वी ऑलवेज हैव आवर कमेंट बॉक्स वेलकम फॉर यू ऑल. So do like, share and comment and stay tuned to our lectures. Thank you very much.